to study unit number 3, that is money market. So let's begin with the segments of money market. There are total 5 segments of money market. That is, first of all is CD, then CP, swaps, repo, and government treasury or securities. CDs are CPs, swaps, repo, government treasury securities are the 5 types of money market segments. We will discuss about each in detail in the next part. First is certificate of deposit. It stands for STD. It is an unsecured negotiable financial instrument which a bank and financial institution issue to an individual, corporation, trust funds, etc. at a discount on its face value, and its maturity vary from 15 days to 1 year. सीडी क्या है? एक टाइप का मनी मार्केट में हम लोग सीडी जो है मतलब कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो है वो एक टाइप का इंस्ट्रूमेंट है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं. ये एक नेगोशिएबल फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक बैंक इशू करता है. कौन इशू करता है? सीडी को एक बैंक इशू कर सकता है, लेकिन अनसिक्योर्ड है और नेगोशिएबल है. जो कि इंडिविजुअल को इशू हो सकता है, यानी कि एक कोई पर्सन है उसको इशू कर रहा है, कोई कॉर्पोरेशन है तो एक कंपनी और कॉर्पोरेशन, एक ट्रस्ट है मतलब जो लोगों को मिलते एक ट्रस्ट बनती है, एंड सम ऑफ द फंड्स ऑल्सो उसको इशू करते हैं. उसकी जो फेस वैल्यू, अगर कोई शेयर की फेस वैल्यू यानी कि 50 रुपये का वो शेयर है तो उसको 10 रुपये जैसे कोई डिस्काउंट दिया यानी कि 40 रुपये पे उसको इशू करते हैं ऑन द डिस्काउंट ऑफ इट्स फेस वैल्यू. और उसकी मैच्योरिटी क्या होगी? जो आपका सीडी है वो कब मैच्योर होगा? या तो वो 15 दिन या 1 साल के अंदर अंदर, या 15 दिन से 1 साल के बीच में वेरी करेगा. The financial assets deals in the money market possess high liquidity. ये फाइनेंशियल एसेट जो होता है मनी मार्केट में डील करता है, इसमें लिक्विडिटी जो होती है वो होती है हाई, ट्रांजैक्शन कॉस्ट आपको लगेगी लो, लेस रिस्की है और कोई वैल्यू में इसका लॉस नहीं होता. और ये होलसेल डेप्ट की तरह आता है फॉर सच मार्केट इंस्ट्रूमेंट. मतलब कि आप इसे डेप्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर सकते हो. होलसेल डेप्ट मार्केट इस टाइप का इंस्ट्रूमेंट है. देन नेक्स्ट इसमें हम लोग बात करने वाले हैं सीपी यानी कमर्शियल पेपर्स की. एक अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट की तरह होता है जो कि एक लार्ज और क्रेडिट वर्थी कंपनी को इशू करते हैं हम लोग एट डिस्काउंट. जो भी उसकी फेस वैल्यू होती है उसके ऊपर डिस्काउंट के तरह उसको यूज़ करते हैं और फिर फेस वैल्यू पे उसको रिडीम किया जाता है, यानी सीपी कमर्शियल पेपर. अनसिक्योर्ड है और प्रॉमिसरी नोट है. एक लार्ज और क्रेडिट वर्दी कंपनीज जो कि बड़ी कंपनीज होती है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती है, उनको इशू किया जाता है. वो भी डिस्काउंट, उसकी फेस वैल्यू के डिस्काउंट के ऊपर और उसकी फेस वैल्यू पर उसको रिडीम किया जाता है. नेक्स्ट इज रेपो. रेपो मतलब क्या होता है? एक रीपर्चेस एग्रीमेंट, शॉर्ट में हम लोग इसको बोल रहे हैं रेपो, यानी कि रीपर्चेस एग्रीमेंट एक टाइप की शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जिससे डीलर्स जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में जो कि डीलर्स हैं बोरोइंग करते हैं, जो भी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं. जैसे रेपो होता है, डीलर जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इन्वेस्टर को बेच देता है यूजुअली ऑन ओवरनाइट बेसिस और फिर वापस उसको बाय कर देता है डे बेसिस में और सेट स्लाइटली हायर प्राइस. और जो स्मॉल डिफरेंस इन द प्राइस है इन द इम्प्लिसिट ओवरनाइट इंटरेस्ट रेट, रेपोज आर यूज्ड टू रेज शॉर्ट टर्म कैपिटल. दे आर ऑल्सो कॉमन टूल ऑफ सेंट्रल बैंक ओपन मार्केटिंग ऑपरेशन. एक रीपर्चेज एग्रीमेंट है, एक फॉर्म है शॉर्ट टर्म बोरोइंग का. डीलर्स गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में क्या करते हैं, जो डील करते हैं. अब क्या करते हैं वो रेपो को डीलर जो होता है कि वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी को सेल कर देता है इन्वेस्टर्स को ओवरनाइट बेसिस पे सेल कर देता है और दिन में वापस उसको खरीद लेता है स्लाइटली हाई प्राइस से. इससे क्या होता है, जो स्मॉल डिफरेंस होता है जो राइट में उसकी प्राइस जो होती है वो ऑब्वियसली ओवरनाइट जो उसकी प्राइस होगी वो बढ़ जाएगी, इंटरेस्ट रेट जो है वो बढ़ जाएगा. तो ये शॉर्ट टर्म कैपिटल है. रात को उसको बेच दिया और सुबह वापस खरीद लिया थोड़ा हाई प्राइस पे, तो उसका जो इंटरेस्ट रेट है वो बढ़ जाएगा. और शॉर्ट टर्म कैपिटल रेज करने के लिए यूज़ करते हैं. सेंट्रल बैंक अपने ओपन मार्केटिंग ऑपरेशंस के लिए इसको काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती है. नेक्स्ट इज गवर्नमेंट ट्रेजरी सिक्योरिटी. ट्रेजरी सिक्योरिटी को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है. सबसे पहले है उनकी लेंथ ऑफ जो मेच्योरिटी है, मतलब कि कितने दिन में वो मेच्योर होगी, उसके बेसिस पे उनको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया. और जो 3 है टाइप से बॉन्ड है उसमें हो सकता है बहुत ज़्यादा कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हो, लेकिन कुछ की डिफरेंसेस भी है. जैसे कि टी बिल्स है, बट टी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स जिसको हम बोलते हैं, उनकी जो शॉर्ट रेंज मेच्योरिटीज़ है, जितने भी गवर्नमेंट बॉन्ड्स इशू होते हैं उसमें सबसे शॉर्ट टर्म मेच्योरिटी, शॉर्ट रेट मेच्योरिटी किसकी होती है? टी बिल्स की.
इस बिल को ऑक्शन करते हैं रेगुलर शेड्यूल में, हो 5 टर्म्स में, जैसे कि 4 वीक्स के बाद उसको ऑक्शन कर दिया, या 8 वीक्स के बाद, 13 वीक्स के बाद, 26 और 52 वीक्स के बाद, रेगुलर 5 टर्म्स हैं। तो ये याद करना पड़ेगा आपको, 4, 8, 13, 26 एंड 52। 4, 8 याद कर लो एंड देन 13 के मल्टीपल्स, 13, 26, 52। एक अनादर बिल है द कैश मैनेजमेंट बिल, उसको ऑक्शन नहीं कर सकते रेगुलर शेड्यूल के में, ऑन अ रेगुलर शेड्यूल उसका ऑक्शन नहीं किया जा सकता है। वो वेरिएबल टर्म्स में इशू करता है, ओनली अ मैटर ऑफ डेज, यूजुअली ओनली अ मैटर ऑफ डेज। दे आर ओनली टाइप ऑफ ट्रेजरी सिक्योरिटी फाउंड इन बोथ कैपिटल एंड मनी मार्केट। जो आपका कैश मैनेजमेंट बिल होता है, ये जो आपको मनी मार्केट में भी मिलेगा और आपका इधर भी मिलने वाला है आपको, जो आपका कैपिटल मार्केट है। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि कैश मैनेजमेंट बिल कहाँ पर मिलेगा। तो आपके दोनों टाइप के जो भी मार्केट है उनमें ये कैश मैनेजमेंट बिल मिलेगा। नेक्स्ट इज टी नोट, ट्रेजरी नोट्स की बात करते हैं। जो नोट्स जो है मिडिल रेंज मैच्योरिटी, मतलब उनकी मैच्योरिटी क्या होगी, 2 साल में मैच्योर हो जाएगा, 5 साल में, 3 साल में, 10 साल में, 7 साल में, इस टाइप की मैच्योरिटी है। इनको ऑक्शन करते हैं 2 ईयर नोट्स, 3 ईयर नोट्स, 5 ईयर, 7 ईयर नोट्स के बीच में हर मंथ। एजेंसी है वो ऑक्शन करती है 10 ईयर नोट्स एट ओरिजिनल इशूज इन फेब्रवरी, मई, अगस्त एंड नवंबर एंड एज री ओपनिंग इन द अदर 8 मंथ्स। फिर नेक्स्ट इज टी बॉन्ड्स। कॉमनली इसको एक लॉन्ग बॉन्ड कहा जाता है। टी बॉन्ड जो होते हैं वो टी नोट से आइडेंटिकल है, लेकिन एक फैक्टर ये है कि टी बॉन्ड्स जो होते हैं वो 30 साल में मैच्योर हो रहे हैं, जो ज़्यादा लंबे समय के लिए। उनको $1000 के पार वैल्यू पर इशू किया जाता है और उनमें इंटरेस्ट जो होता है सेमी एनुअली। सेमी एनुअली का मतलब होता है 2 बार मिल रहा है। ट्रेजरी बॉन्ड्स आर ऑक्शनड मंथली, इनको मंथली ऑक्शन किया जा रहा है। और ओरिजिनल इशू पर जब ऑक्शन किया जाता है तो वो होता है फरवरी में, अगस्त, नवंबर एंड देन रीओपनिंग जो भी अदर 8 मंथ्स में होगी। फिर कॉल मनी मार्केट की बात करते हैं। नेक्स्ट इज अ मार्केट वेयर कॉल फंड्स आर बोरोड एंड लेंट इज कॉल्ड कॉल मनी मार्केट। कॉल फंड्स को बोरो करते हैं और फिर उनको दूसरे को लेंट पे देते हैं। वो बहुत शॉर्ट पीरियड ऑफ होता है, जैसे कि मनी एट कॉल या शॉर्ट नोटिस। कॉल मनी मार्केट जो होता है वो ओवरनाइट डे, जैसे कि 1 नाइट के या 1 डे के लोन्स जो होते हैं वो बैंक की लिक्विडिटी को मीट करने के लिए अवेल किए जाते हैं। बैंक जो अवेल करती है लिक्विडिटी को, वो कॉल मार्केट पे अप्रोच करती है एज अ बोरोर, और वंस हु हैव एक्सेस लिक्विडिटी पार्टिसिपेट एज अ लेंडर, जिनके पास ज़्यादा लिक्विडिटी है। तो कॉल मनी मार्केट जो है वो फंक्शनल होता है मंडे से लेकर फ्राइडे तक। बैंक्स में जो होती है कॉल मनी मार्केट को मीट करते हैं ताकि वो अपने CIR यानी कि कॉस्ट रिजर्व रेशो और SLR को मीट कर सके, और जो भी सडन शॉर्टफॉल होती है कैश में उस पर्टिकुलर डे को उसको मीट कर सके। इफेक्टिवली कॉल मनी मार्केट जो है मेन मार्केट है ओरिएंटेड मैकेनिज्म है, लिक्विडिटी जो भी रिक्वायरमेंट होती है बैंक्स की उनको मीट करने के लिए। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ कॉल मनी मार्केट। कॉल एंड नोटिस मनी, कॉल मनी मार्केट डील्स इन वेरी शॉर्ट पीरियड, बहुत छोटा पीरियड का फंड्स के लिए डील करती है। वो ओवरनाइट या फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक्स तक वेरी कर सकता है। कॉल मनी जो है इमीडिएट नेक्स्ट वर्किंग डे पे आपको रीपेमेंट करनी है। नोटिस मनी इज रिपेबल विद इन अ फोर्टनाइट। जो नोटिस मनी है उसको आपको फोर्टनाइट यानी कि 2 वीक्स तक पे कर सकते हो आप। ये ट्रांजेक्शन जो है कोई कोलैटरल सिक्योरिटी से कवर नहीं हो सकते हैं। सेंसिटिव सेगमेंट, अगर कोई भी चेंज होती है डिमांड में या सप्लाई में शॉर्ट टर्म फंड्स में, तो ये कॉल मनी के रेट में आपको फ्रीक्वेंटली दिखाई देगा। कौन कौन पार्टिसिपेट करता है कॉल मनी मार्केट में? बैंक्स होती है, स्पेसिफिक रिलेटेड एंटिटीज़ होती है जो RBI ने स्पेशलाइज कर सकी है, शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक्स होती है, RRBs को एक्सक्लूड करके, कोऑपरेटिव्स बैंक्स होती है, लैंड डेवलपमेंट बैंक्स को हटा के, और प्राइमरी डीलर्स होते हैं। ये सब कॉल नोटिस या मनी मार्केट एक बोरोवर और एक लेंडर की तरह एक्ट करते हैं। एज पर एज न्यू रेगुलेशंस पेमेंट्स बैंक्स जो हैं उनको भी आप CMM में ले सकते हो कॉल मनी मार्केट में, एज अ लेंडर भी और एज अ बोरोवर भी। ना फंक्शंस क्या होते हैं कॉल मनी मार्केट के? कॉल मनी मार्केट में क्या होता है, लोन्स मिलते हैं, या तो ऑक्शन से मिलते हैं या नेगोशिएशन से मिलते हैं। ऑक्शन कैसे होता है, किसी भी चीज़ का जो हाईएस्ट बिडर होता है उसको लोन मिलता है। तो जो इंटरेस्ट रेट जो देगा, मतलब कि जो मुझे अगर कोई लोन किसी पर्सन को 10% को इंटरेस्ट दे रहा है तो उसको वो लोन दिया जाएगा। सो द पर्सन हु इज़ मेकिंग द हायर इंटरेस्ट रेट गिव रेडी टू गिव, दैट इज गिवन द लोन। एवरेज इंटरेस्ट रेट जो होता है कॉल मनी मार्केट में उसको एवरेज को कॉल रेट कहते हैं। कॉल मनी जो होती है वो इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म यानी कि NDS के थ्रू होती है, नेगोशिएटेड ट्रेडिंग सिस्टम जिसको हम कहते हैं। ये मनी जो है बहुत इंपॉर्टेंट होती है
और वेरिएबल होती है आरबीआई की, क्योंकि लिक्विडिटी सिचुएशन मेंटेन करने के लिए इकोनॉमी में। सीएमएम जो होता है मोस्ट सेंसिटिव सेगमेंट होता है किसी भी फाइनेंशियल सिस्टम का। जो कॉल मनी मार्केट होता है वो बहुत सेंसिटिव सेगमेंट होता है। कॉल मनी का क्या बेनिफिट हो गया, आपको फटाक से पैसा मिल जाएगा, क्विक फंड्स है, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है, प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा है। अभी रेपो की बात करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट है वो रेपो है। रेपो मतलब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो बैंक को जो होता है आरबीआई से पैसा लेते हैं, तो आरबीआई जो होता है उससे कुछ इंटरेस्ट चार्ज करता है, उसको बोलते हैं रेपो रेट। करेंटली 4.40% है। पॉइंट यूनिट जो है वो पॉइंट बेसिस पॉइंट पे दिए जाती है। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ और फंड्स का एक्सचेंज होता है, जो ट्रांजैक्शन उनके बीच में होता है और जिस रेट पे होता है उसको रेपो रेट कहते हैं। सेलर जो होता है गवर्नमेंट सिक्योरिटी को एज अ कोलेटरल रखता है लेंडर ऑफ मनी के पास, और फिर लेंडर उसको फ्रेश फंड देता है। सिमिलरली एट मैच्योरिटी सेलर कैश फंड्स दे देता है और रिटर्न करता है, इंटरेस्ट भी रिटर्न करता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटी वापस उसको रिटर्न हो जाती है। रिवर्स रेपो जो होता है वो जस्ट रीपर्चेज रेपो है, उसका रिजर्व है। आरबीआई जो बैंक से पैसा लेती है और इस पैसे को वो 4% रेट ऑफ इंटरेस्ट से बैंकों से पैसा उधार लेती है, और 100 पैसे पॉइंट लेस देन रेपो। अब जैसे कैसे वर्क करता है रेपो एंड रिवर्स रेपो, बहुत जो मनी सप्लाई में होते हैं ये रेपो रिवर्स रिवर्स रेपो एक साथ काम करते हैं। जैसे कि रेपो है, आरबीआई जो है अपनी लिक्विडिटी बैंक की तरफ मूव करती है और बैंक अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ आरबीआई की तरफ मूव करती है। मतलब आरबीआई जो है वो बैंक को पैसा देती है रेपो, तो इससे क्या होता है आपके मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ती है, मार्केट में पैसा का फ्लो बढ़ता है, इंक्रीज होता है, तो कैश फ्लो इज ऑब्वियसली इंक्रीजिंग है। एंड देन व्हेन यू टॉक अबाउट रिवर्स रेपो, रिवर्स रेपो में क्या होगा कि जो बैंक होगी वो अब पैसा जो आरबीआई को देगी, यानी कि बैंक आरबीआई से पैसा लेगी तो एक अब्जॉर्प्शन होगा लिक्विडिटी का और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बैंक के पास पहुंच जाएगी। रेपो का क्या इफेक्ट होता है इकोनॉमी में, आपको अगर रेपो इंक्रीज कराएं, रेपो रेट बढ़ गया है, मतलब जो मनी जो है बैंक्स बहुत कम ले रही है आरबीआई से, आरबीआई से जब वो मनी कम लेगी तो रेपो बढ़ेगा, लिक्विडिटी कम होगी मार्केट में, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। और अगर रेपो डिक्रीज हो गया तो मोर मनी जो है वो जैसे कि रेपो रेट कम हो गया तो मोर मनी जो है लोग बोरो करेंगे, मार्केट में लिक्विडिटी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन जो होता है वो अंडर कंट्रोल नहीं होता है। इन्फ्लेशन मतलब जो प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज की कम हाई होने लग जाती है। नेक्स्ट इज रिवर्स रेपो का क्या इफेक्ट है, जैसे कि रिवर्स रेपो रेट बढ़ गया, अब आरबीआई जो है ज़्यादा पैसा बैंक से ले रही है, तो क्या हो रहा है इंसेंटिव्स बैंक को जा रहे हैं, बैंक को ज़्यादा मनी जा रहा है, तो आरबीआई मार्केट में भी पैसा कम हो जाएगा क्योंकि आरबीआई ले रही है, तो इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया। अब अगर रिवर्स रेपो कम हो गया तो बैंक अपने पास पैसा रखेगी, मार्केट में मनी फ्लो बढ़ेगा और इन्फ्लेशन जो होगा वो अनकंट्रोलेबल हो जाएगा। रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट कौन डिसाइड करता है, अब ये कौन है कि कौन बताएगा कि क्या रेपो रेट लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए। तो रिजर्व बैंक या आरबीआई जो है सारी नीड्स ऑफ द मार्केट को फ्यूचर के बारे में एस्टिमेट करके एक रेट बनाती है, रेपो और रिवर्स रेपो, ताकि वो मार्केट में लिक्विडिटी मनी की कंट्रोल कर सके। उसके बाद जो है ट्रेजरी बिल्स मार्केट के बारे में बताएंगे। उसके बाद है मार्केट ऑफ कमर्शियल पेपर्स कि कौन को इशू कर सकते हैं क्या है, तो ये देख लेते हैं। ट्रेजरी बिल्स मार्केट, ट्रेजरी बिल मार्केट एक ऐसा मार्केट है जो ट्रेजरी बिल्स में डील करता है। शॉर्ट टर्म यानी कि 91 डेज में लाइबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इसकी लाइबिलिटी इन थ्योरी दे आर इशूड to meet temporary needs of funds of the government arising from temporary excess of expenditure over receipts। टी-बिल जो होता है मार्केट के ट्रेजरी बिल्स यानी ट्रेजरी बिल्स में डील करता है मार्केट में, और ये शॉर्ट टर्म बेसिस में यानी कि 91 डेज पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू आता है। ये जो है टेम्परेरी जो भी फंड्स होती है गवर्नमेंट को नीड होती है वो टेम्परेरी चीज़ों के लिए मीट करने के लिए। अभी ये जो है परमानेंट सोर्स ऑफ फंड बढ़ गया है क्योंकि ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं उनका अमाउंट जो है वो कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। एवरी ईयर बहुत ज़्यादा बिल्स होल्ड होते हैं देन गेट रिटायर, तो ऑलमोस्ट एवरी ईयर जो है पार्ट ऑफ ट्रेजरी हेल्ड बाय आरबीआई आर फंडेड दैट इज कन्वर्टेड इनटू लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स। एक रेगुलर और ऑर्डिनरी सिस्टम एडहॉक, एडहॉक मतलब पर्टिकुलर एंड और केस एट हैंड, कितना पैसा हाथ में है। 10 एडहॉक ट्रेजरी बिल्स जो होते हैं वो इन्वेस्टमेंट आउटलेट्स को दिए जाते हैं
स्टेट गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या फॉरेन सेंट्रल बैंकों को टेम्पररी सरप्लस के लिए, वो जनरल पब्लिक को सोर्स नहीं किया जाता, नॉट मार्केटेबल। हाउएवर उनके होल्डर्स जब उनकी कैश की नीड होती है तो रीडिस्काउंट कर सकते हैं आरबीआई के साथ, उनको आरबीआई को वापस भेज सकते हैं। तो ट्रेडिशनल बिल जो है आरबीआई को डायरेक्टली सोल्व किए जाते हैं, तो इसको एड हॉइस कहते हैं। एड हॉक मतलब कि पर्टिकुलर एंड और केस एट एंड। फिर उसके बाद एड हॉइक्स की बात कर ली हमने। द ट्रेजरी बिल्स सोल्ड द पब्लिक और बैंक आर रेगुलर और ऑर्डिनरी ट्रेजरी बिल्स, दे आर फ्रीली मार्केटेबल, द बायर्स और ऑलमोस्ट कमर्शियल बैंक्स। अब मार्केट ऑफ कमर्शियल पेपर्स की बात करते हैं। मार्केट ऑफ कमर्शियल पेपर्स में हमारा जो नेक्स्ट है वो है कमर्शियल पेपर कंसिस्ट ऑफ शॉर्ट टर्म अनसिक्योरिटी प्रॉमिसरी नोट्स इशूड बाय वेल नोन एंड फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज। एक जो प्रॉमिसरी नोट दिया जाता है कि ये जो प्राइमरी मार्केट में मेनली हम इसको ट्रेड करते हैं, और रीसेल जो होता है और वो सेकेंडरी मार्केट में ज़्यादा करके लिमिटेड है। कमर्शियल पेपर जो होता है वो प्राइम रेटेड होते हैं, डिज़ायरेबल होते हैं, सेटिस्फैक्ट्री होते हैं, और आपकी कंपनी की क्या क्रेडिट स्टैंडिंग है उस पर उसका इशू जो होता है वो डिपेंडेंट रहता है। कमर्शियल पेपर जो होते हैं वो कि मिनिमम 7 दिन की मैच्योरिटी से लेके 1 साल की मैच्योरिटी तक होते हैं। यूजुअली उनके फेस वैल्यू पे डिस्काउंट होता है और हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रीपेमेंट में मिलता है बॉन्ड्स के कंपैरिजन में। इसको क्या एलिजिबिलिटी है, आपकी कंपनी की नेटवर्थ जो है आपकी ऑडिटेड बैलेंस शीट के हिसाब से 4 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। वर्किंग कैपिटल जो आपकी कंपनी का है फ्रॉम द बैंकिंग सिस्टम जो है वो फंड बेस्ड, वो भी 4 करोड़ से कम नहीं होना चाहिए। और बोरोअर अकाउंट ऑफ द कंपनी इज क्लासिफाइड एज स्टैंडर्ड असेट बाय द फाइनेंसिंग बैंक्स। किसको इशू कर सकते हैं, ऐसे इंडिविजुअल बैंकिंग कंपनीज रजिस्टर्ड जो हैं या इनकॉर्पोरेटेड है इंडिया में, और अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज एनआरआईज एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को इशू की जाती है। सो till here we have studied about CPs, how they have been issued, the market of CPs, ad hocs and ad hocs, treasury bills market, who decide the repo, what is the effect of repo, what is its effect on economy, how does it work, what happens a repo, what are the basic needs of call money market, why it is required, why it is its features, and government treasury securities, commercial papers, certificate of deposits, and all the various segments of the money markets are covered, that is CD, CP, swaps, repo, and government treasury securities.